नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में फिर से जातीय जनगणना की मांग उठी है। टीडीपी भी जातीय जनगणना के समर्थन में है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। दरअसल जेडीयू ने भी आज जातीय जनगणना की मांग की है। तो एनडीए के कई सहयोगी अब जातीय जनगणना के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैदराबाद से आशीष इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी आशीष, टीडीपी को लेकर जो खबर आ रही है उससे जुड़ा और क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, तेलुगु देशम पार्टी जो एनडीए में सबसे बड़ी घटक दल है, उसने भी जातीय जनगणना के ऊपर अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। गौरतलब है कि चुनावों के दौरान चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के अध्यक्ष हैं, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे। और अभी इसी फैसले को इंडोर्स करते हुए, समर्थन करते हुए टीडीपी ने जब हमने उनसे पूछा कि क्या जेडीयू की तरह वो भी जातीय जनगणना का समर्थन करते, तो उन्होंने कहा जाहिर तौर पे ये उनकी नीति में है, उनके एजेंडे में है और ये उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि एनडीए के अंदर हालांकि कभी भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है वो भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनडीए का जो घटक दल है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, वो साफ तौर पे कास्ट सेंसस के पक्ष में है। उनको लगता है कि कास्ट सेंसस के पक्ष में। ठीक है, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए आपका। अब एनडीए में आप देखिए, जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू का एक बड़ा बयान सामने आया कि देश में ऐसी जनगणना होनी चाहिए, अच्छा रहेगा। यह कहना संजय झा का, जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये दो सहयोगी सरकार के लिए बहुत जरूरी हैं, टीडीपी और जेडीयू, और दोनों की तरफ से अब यह मांग की जा रही है कि जातीय जनगणना हो। जातीयगत जनगणना को लेकर अब जेडीयू का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना हो तो अच्छा रहेगा। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से टीडीपी भी यह मांग कर रही है। बिहार में तो महागठबंधन सरकार ने सीएम नीतीश जातीय गणना कराए, अपने खर्च पर बिहार सरकार कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ा। उसके बाद से मांग उठ रही थी जेडीयू की तरफ से भी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार जातीय गणना कराए। तो जानकारी आ रही है कि इसको भी जल्द कराया जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी सब पार्टी को लेके किए, महागठबंधन से पहले किए। जब हम लोग किए उस समय बीजेपी भी साथ थी, जब कैबिनेट में तय हुआ। और देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो जातीय गणना कराया, इसका रिपोर्ट पब्लिश किया और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। और हम लोगों की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। ये बड़ा घटनाक्रम है। दरअसल जेडीयू हो या फिर टीडीपी, दोनों सरकार के लिए जरूरी हैं और दोनों अब जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं। एक और अहम खबर, रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया है। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर अब नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया गया, नाम अब हो गया नमो भारत रैपिड रेल। आज प्रधानमंत्री इसमें सफर भी करने वाले हैं। आज हमने आपको रिपोर्ट भी वहां से दिखाई थी, क्या क्या सुविधाएं इस ट्रेन में हैं, मेट्रो ट्रेन में। आइए मैं सीधे आपको ले चलता हूं रविकांत के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, ये फैसला क्यों लिया गया, कुछ और पता चल पा रहा है? नाम बदल दिया गया? देखिए, ऐसा पहले भी हुआ है कि जब ट्रेन T18 का नाम था, लेकिन इनॉग्रेशन से ठीक पहले T18 बदल करके और उसको वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था। तो उसी तरीके से आज हुआ है, जब वंदे मेट्रो इसको कहा जा रहा था, लेकिन एंड टाइम पर इनॉग्रेशन से पहले प्रधानमंत्री उसको लोकार्पित करें, उससे पहले ये नाम चेंज किया गया है और उसको नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। दरअसल इसको मेन जो ट्रेनें हैं उससे अलगाव करने के लिए इसको रैपिड रेल कहा गया है, ताकि इसका जो अंतर है वो स्पष्ट हो सके, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत इस जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस ट्रेन का नाम अब बदल दिया गया है। रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया और अभी कुछ देर पहले यह बड़ा फैसला लिया गया, वंदे मेट्रो का नाम बदलकर अब नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के नए सीएम को लेकर आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। कुछ देर में केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के नए सीएम पर दोनों में बात हो सकती है। सीएम पद को लेकर आम आदमी पार्टी में फिलहाल 3 नामों की चर्चा है। आतिशी, गोपाल राय और जो मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में अभी कैलाश गहलोत।
उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बताया जाता है कि आतिशी का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है, लेकिन दो और नाम गोपाल राय और कैलाश गहलोत भी चर्चा में हैं। सौरभ भारद्वाज इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। कि क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एसीबी, सब एजेंसियों को लेके एक मुख्यमंत्री के पीछे लगी हो और उसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना छोड़ी गई हो, कोई ऐसी बदनामी की कोशिश ना छोड़ी गई हो 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने ना की हो। उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है और अपनी ईमानदारी पे है कि वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी ईमानदारी पे वोट दीजिएगा। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो यहां पे हो रही है। अब दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा कल से बाजारों में, चाय की दुकानों पे सुबह दूध लेने जाते हैं उन लोगों के बीच में, ऑटो वाले कहीं खड़े होते हैं तो उनके आसपास कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनमें हर जगह चर्चा हो रही है। और यही चर्चा है मेट्रो में कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और अपनी एजेंसियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा और अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के सामने अग्नि परीक्षा दूंगा। अगर जनता कहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। आज सुबह बाल लंबे हो रहे थे तो बाल कटाने सुबह सुबह में निकला। अब क्या है, 10 बजे से पहले मैंने देखा हेयर सैलून खुलते नहीं है, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया। तो उसने बोला कि आने वाले हैं, तो मैं वहां बैठ गया। तो वहां पे कई लोग जो है आसपास के जो है बाहर खड़े हुए थे और लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और हर आदमी इस बात को कह रहा था कि साहब चुनाव कब होंगे, चुनाव जल्दी कराओ। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया, यह मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक और वहां पे व्यक्ति थे, वो ये बात कर रहे थे, मैंने अभी फोन पे उनसे पूछा, तो वे रहते तो हमारे ग्रेटर कैलाश में मगर दुकान उनकी लाजपत नगर में। तो कह रहे थे कि सर लाजपत नगर के भी जो दुकानदारों का ग्रुप है जिसमें अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से खुद रिजाइन करके कह रहा है कि जनता कहेगी मैं ईमानदार हूं तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इसके बाद मोटे तौर पे जनता के बीच में जो बातचीत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए कि उनके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने आईआईटी पास किया, आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी को छोड़ के 10 साल तक झुग्गियों के अंदर समाज सेवा की हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई
और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियोंवश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, कल सीएम ने ये भी कहा था कि वो और मनीष दोनों में से कोई सीएम नहीं बनेंगे नेक्स्ट सीएम, लेकिन नेक्स्ट सीएम कौन होंगे इसको लेके बहुत चर्चा है। कम से कम इतना बता दीजिए, जो कैबिनेट में आप लोग हैं उन्हीं में से होंगे या कोई और नया चेहरा होगा? क्या कोई रणनीति बनाई गई है? मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं। मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना। और कहां बताएंगे बताओ? आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को तो बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा। जी जावेद जी, इतना तो बता सकते हैं कि विधायकों में से ही होगा, पार्टी में से, आम आदमी पार्टी से विधायकों में से ही होगा। जो पत्रकारों में भी से हो सकता है, पत्रकार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई एडिटर भी हो सकता है। सौरभ जी, ये बताइए कि आगे क्या टाइमलाइन क्या है? सीएम कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? विधायक की बैठक कब होगी? एलजी से मुलाकात कब होगी? नए नाम की चर्चा, ये कम से कम टाइमलाइन बता दीजिए। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे। और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा, और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है, और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। विधानसभा का सत्र एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या कुछ रहेगा? अब तो भाई जो आएंगे वही काम करेंगे, वही एक्शन प्लान बताएंगे। अगर एक्शन प्लान भी मैं ही बना दूं उनका तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये कह तो रहे कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो सीएम की कुर्सी पे रहेंगे, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि एक राजनीतिक मजबूरी थी आप लोगों को, महिलाओं को 1000 रुपया देना है, वो जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, उसमें पास नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक बुला नहीं सकते, इसलिए वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने के लिए वो नाखून कटा के शहीद बन रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से उनका रेजिग्नेशन मांग रही थी, और वो ये कह रही थी रेजिग्नेशन इसलिए दो क्योंकि सरकार नहीं चल सकती जेल से, मगर जेल से सरकार अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखाई। अब वो बाहर आ गए थे तो वो फिर मांग रहे थे,
अब दे दिया तो कह रहे नहीं साहब इन्होंने इसलिए नहीं दिया, इन्होंने इसलिए दिया। अरे तुम क्यों मांग रहे थे, फिर तुम मत मांगते, हमारी पॉलिसी ना आने देते। तुम चाहते हो हमारी पॉलिसी आ जाए इसलिए मांग रहे थे। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जो इस्तीफे का ऐलान किया उसके बाद से किस तरह की सियासी हलचल नजर आ रही थी। कई उदाहरण उन्होंने दिए कि कई लोगों के मेरे पास फोन आए, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर केजरीवाल ने इस तरह से इस्तीफा क्यों दे दिया। हालांकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका यह कहना था कि मंगलवार को पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, फिर कोई नया नाम सामने आ जाएगा। तो दिल्ली के नए सीएम को लेकर आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। कुछ ही देर में केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया भी पहुंचने वाले हैं। तो दिल्ली के नए सीएम पर दोनों में बातचीत हो सकती है। यह भी एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। 3 नामों को लेकर अब चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के अंदर, जिनमें आतिशी से लेकर गोपाल राय का नाम है, कैलाश गहलोत का नाम है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरी सहयोगी मदीहा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मदीहा, सौरभ भारद्वाज को भी हमने सुना, उनका यह कहना था कि कल जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे देंगे, वर्किंग डे है, और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, तब नाम तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आज की जो ये मुलाकात हो रही है केजरीवाल और सिसोदिया की, क्या उसमें भी इससे जुड़ा कोई अपडेट आ सकता है, कोई खबर आ सकती है? देखिए, सूत्रों के हवाले से या जो भी कुछ बातचीत होगी तो हो सकता है कुछ ना कुछ खबर जो है वो हम लोग तक भी आ जाए। लेकिन अहम यह है कि आखिर आज जो चर्चा होती है उसमें किन किन बातों को सामने रखा जाता है और किन किन नामों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए, एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो किया जाएगा। जाहिर सी बात है, कल विधायक दल की बैठक होगी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। पूरा प्रोसेस जो है वो पार्टी जाहिर सी बात है फॉलो करेगी और उसी हिसाब से जो एक मोहर है नाम पर वो लगेगी। लेकिन फिलहाल आज की जो मुलाकात है अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया की, और अब से कुछ देर में मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं, इस तरह की खबर भी है। तो उसी का हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया यहाँ जब मिलने पहुंचेंगे तो हो सकता है मीडिया से कुछ बातचीत करें, या हो सकता है कि जब उनकी मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद मीडिया के सामने कोई बात रखें। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार है मनीष सिसोदिया का। और आज की जो चर्चा है ये बहुत अहम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की उसके बाद से ये पहली मुलाकात इन दोनों की होगी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की। और जाहिर सी बात है इसमें जो आज की सबसे बड़ी चर्चा है वो यही है कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिर अब पार्टी को किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि देखिए, ये सारी जो तैयारी है इसको कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद अब जो तैयारी है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव क्योंकि नजदीक है, और चुनाव पर भी ये बात अरविंद केजरीवाल ने कल कही कि वक्त से पहले चुनाव पर काफी जोर जो है वो कल दे रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है दिल्ली के लोगों की अगर मैं बात करूं इन सब सियासी हलचल पर, तो कल से हम लगातार दिल्ली वालों से भी बात कर रहे हैं और दिल्ली वालों का कहना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये सियासी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब वो लोग करते रहते हैं, कभी वो तो मैं समझ गया। लेकिन जो 3 नाम फिलहाल अब चर्चा में हैं, आतिशी का नाम हो, कैलाश गहलोत का नाम हो, गोपाल राय का नाम हो, क्या यह पता चल रहा है कि अब इन्हीं 3 नामों के इर्द गिर्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इन्हीं में से कोई सीएम होगा, या हो सकता है कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले लें? देखिए, बिल्कुल कोई चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ 3 नाम चर्चा में हैं। चर्चा इन तीनों नामों को लेकर काफ़ी तेज़ है, इसीलिए हम भी यही सोच के चल रहे हैं कि हो सकता है इनमें से ही कोई अगला मुख्यमंत्री हो। लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक एक फैसला या ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाती तब तक अभी हम सोच रहे हैं, चर्चाएं तेज हैं, इसीलिए ये नाम आगे हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। मदीहा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें अभी की बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी यह सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है। उनका यह कहना था कि जितनी मालूमात आपको है उतनी जानकारी मेरे पास भी है, आप कयास लगा सकते हैं, मैं कयास नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं। हाँ, कल इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल, चूंकि कल पहला इस हफ्ते का ऐसा दिन है जब काम हो सकता है ऑफिशियल कामकाज, आज छुट्टी है। और इस इस्तीफे के बाद यह तय होगा विधायक दल की बैठक के बाद कि नाम कौन सा होगा। यानी मदीहा, कुल मिलाकर स्थिति यही नजर आ रही है कि कल ही यह पता चल पाएगा कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, क्योंकि विधायक दल की बैठक के पहले वो नाम सामने आ जाए ऐसा लग नहीं रहा है।
बिल्कुल अखिलेश, आज जो है वो चर्चाओं का दौर रहने वाला है। बैठकें हो सकती हैं, इंटरनल मीटिंग्स हो सकती हैं पार्टी की। बिल्कुल आज यही जो सब होना है, यही हमें भी पता चल रहा है। आज मीटिंग्स होंगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन जो फैसला है, जो नाम है, वो खुल के सामने आएगा, वो कल ही आ सकता है। इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। इस तरह के सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि जो भी कुछ होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। अभी फिलहाल आज जो है वो चर्चा होने वाली है और पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स भी हो सकती हैं। यही सब होने वाला है और अभी अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल से मिलने मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं। उसी पर हमारी नजर बनाकर रखिएगा मदीहा। आप जो मुलाकात होगी, अगर वहां से कुछ जानकारी आपको मिलेगी, दर्शकों तक वो सूचना भी आगे हम पहुंचाने वाले हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज शाम आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक होगी। पीएसी की मीटिंग में सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। तो आपको बता दें कि आज पीएसी की बैठक होनी है शाम में और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है कि इस बैठक में हो सकता है कि यह साफ हो जाए कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। तो पीएसी की मीटिंग होनी है आज शाम। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता दें। और आइए अपने सहयोगी दीपक रावत से इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। दीपक जी अखिलेश, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है आम आदमी पार्टी की, जो तमाम रणनीति तय करती है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। करीबन 10-11 मेंबर्स इस कमेटी में हैं और इस कमेटी का फैसला ये इसलिए भी होगा जरूरी क्योंकि इसमें जो चीजें मुख्य तौर पर तय की जाती है वही आगे बढ़ाई जाती हैं। अब इसको इस बात इस तरीके से समझिए कि इसमें सबसे ज्यादा विधायक ही हैं, चाहे गोपाल राय की बात करें, चाहे राखी बिरलान की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, आतिशी की बात करें, और इसके अलावा सांसद भी हैं राघव चड्ढा, संजय सिंह, एनडी गुप्ता। इन तमाम लोगों के साथ ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी शाम में। उसमें भी जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जो मन बनाया है उसको इस कमेटी के सामने रखा जाएगा। उस कमेटी में भी बाकी नामों पर भी चर्चा होगी। फिर वो चर्चा जो है वो आगे बढ़ेगी, विधायक दल की मीटिंग तक जाएगी और फिर अंतिम मुहर के साथ कल नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर यह भी माना जा रहा है कि इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से कोई एक सदस्य भी दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आतिशी भी हैं, इसमें गोपाल राय भी हैं, इसमें राखी बिरलान भी हैं और इसी में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का भी नाम आता है। हालांकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपने आप को अलग कर चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग भी बहुत अहम है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पीएससी की जो बैठक होगी उसमें हो सकता है कि किसी नाम पर वहां पर चर्चा हो और उसके बाद तय हो जाए कि अगला सीएम कौन होगा। उधर हरियाणा में बागी नेताओं को मनाने में कांग्रेस जुटी हुई है। खबर यह है कि थोड़ी देर में अंबाला पहुंचेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस के बागी जसबीर मलौर को मनाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बताएं कुछ और जानकारियां भी मिल रही है। संपत सिंह को भी मनाएंगे दीपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने बागी नेताओं को फोन भी किए हैं और व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और मनाने की कोशिश इस लिहाज से की जा रही है क्योंकि अगर ये नाराज रहे, बागी हो गए तो आपको पता है किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। और कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर तरफ नाराज लोगों की अभी बड़ी संख्या इस लिहाज से नजर आती है क्योंकि जिनके टिकट कट गए, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, अब वो नाराज हो गए हैं। उनमें से कुछ बागी हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि इन बागियों को मनाया जाए ताकि डैमेज कंट्रोल कर सके, किसी तरीके का नुकसान चुनाव में ना होने पाए। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ने कमान संभालते हुए कई नेताओं से संपर्क किया है, उनसे बातचीत की है। जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जसबीर मलौर से भी कोशिश की गई है कि उन्हें भी मनाया जाए और संपत सिंह को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए मैं आपको सीधे सचिन के पास ले चलता हूं। मेरे सहयोगी इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, किस तरीके से मान मनोबल का दौर चल रहा है, क्या जानकारी और मिल पाई है आपको? जी देखिए, पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के द्वारा कि जो बागी हैं उनको जो है मना लिया जाए और विड्रॉ का टाइम जो है उससे पहले जो है उनको जो है मनाया जाए। विड्रॉ करने के लिए कैंडिडेट जो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेशन भरे हैं। चीफ मिनिस्टर गए हैं सोनीपत में, वहां उन्होंने राजीव जैन को मना लिया है, वो मान गए हैं विड्रॉ करने के लिए। बड़ी तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी, उनकी पत्नी की, कविता जैन की, जब वो रो रही थी जब टिकट की लिस्ट आई थी बीजेपी की। पर कांग्रेस ने भी जो है ये जो कवायद है ये लगातार तेज है। दीपेंद्र हुड्डा जो है अंबाला पहुंच रहे हैं, जसबीर मलौर जो है उनको मना रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो है हिसार जाएंगे नलवा सीट से प्रोफेसर संपत सिंह जो है उनको मनाने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से भी कोशिशें लगातार जो है की जा रही है बागियों को मनाने की।
और कांग्रेस नेताओं से हमने बात की है तो वो बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लेवल पे भी बागियों को फोन करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो विड्रॉल का जो टाइम है उससे पहले जो है दोनों बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल, और बीजेपी खेमे से जो खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता दें। हरियाणा में नाराज नेताओं को मनाने में सीएम सैनी खुद जुटे हुए हैं। सोनीपत में कविता जैन को मनाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। टिकट कटने से नाराज हैं पूर्व मंत्री कविता जैन। सीएम सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद थे। तो दोनों ही खेमों में आप देखिए किस तरीके से महान मनोबल का दौर चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन्हें मना लिया जाए, उन लोगों को जो अब नाराज हो गए हैं, क्योंकि ये नाराजगी भारी पड़ सकती है किसी को भी। कांग्रेस खेमे की खबर हमने आपको दिखाई। आप देखिए बीजेपी खेमे में किस तरह की हलचल है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार रूठे हुए नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि कल सीएम सैनी महेंद्रगढ़ पहुंचे थे। सीएम सैनी ने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री का इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से मनाने की कोशिश की गई है रामविलास शर्मा को, और उन्हें मनाने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे। आप देखिए, और ऐसा अब लग रहा है कि रिश्तों में जो खटास की स्थिति थी अब वो चीजें दूर हो गई हैं। मुख्यमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया। नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे और उनकी कोशिश ये है कि जो लोग भी नाराज हैं उनको मनाया जाए ताकि चुनाव में इसका नुकसान ना हो पाए। हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास। ये रूठे हुए कहाँ हैं? आशीर्वाद लेने आए। बुलाओ ना, ऐसे बुलाओ। और दादा ने अभी कहा है आप टिकट करके कमल का फूल खिलाएंगे, सब कार्यकर्ता लगेंगे। भारती जी के वहाँ गया था, दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भी उनसे फ़ोन पर बात करें। दादा बात करेंगे फ़ोन के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता तपस्या है, मेहनत है। कई बार परिस्थितियाँ बन जाती हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, उसके आगे भी हमने कहा है तो वो भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भारती जी से बात करें, और दादा के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की सभी सीटें कमल के फूल पे आएंगी। बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन गई। कोई बिखराव नहीं हुआ, कोई बिखराव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार बना रही है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज श्री नायब सैनी सतनारी घर पर आए। सब कार्यकर्ताओं की तरफ से मैंने अपने प्रिय मुख्यमंत्री अजीज नायब सैनी का हार्दिक स्वागत किया है। उनके साथ कार्यकर्ताओं ने चाय पर चर्चा किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के लेकर के घर घर जाएंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री इस खबर पर कुछ और अपडेट लेते हैं, कुछ और जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। मेरे साथ सचिन इस वक्त मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। सचिन, कुल मिलाकर जिस तरीके से रामविलास शर्मा को के पास पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, क्या एक संकेत ये है कि हमारे पुराने जो कैडर हैं, पुराने नेता हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहां तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपको पता है रामविलास शर्मा को वहां भीष्म पितामह की तरह देखा जाता है, उन्हें माना जाता है। जी देखिए, रामविलास शर्मा जो हैं बेशक पहले से ही घोषणा कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बतौर आज़ाद उम्मीदवार। तो रामविलास शर्मा के घर अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो मैसेज यही है, संदेश यही देने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी सीनियर लीडर्स हैं उनकी पार्टी जो है इज्जत करती है, कदर करती है। तो मुख्यमंत्री बावजूद इसके कि रामविलास शर्मा पहले घोषणा कर चुके थे कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ेंगे चुनाव, उसके बावजूद मुख्यमंत्री अगर वहाँ जा रहे हैं, नायब सिंह सैनी वहाँ जा रहे हैं, तो इसका संदेश साफ है। और पार्टी लीडर्स जो हैं दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की तरफ से अगर हम देखेंगे तो जो पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं आज़ाद जो हैं, जिनमें पोटेंशियल है पार्टी कैंडिडेट को डैमेज करने का, उन कैंडिडेट्स को जो है पिन पॉइंट कर रहे हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिसमें पोटेंशियल है, क्षमता है, जो पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार है उसको जो है वो डैमेज कर सकते हैं, ज़्यादा वोट जो है ले सकते हैं। और दोनों खेमों की तरफ से जो एक्सरसाइज ये चलाई जा रही है मनाने की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प है कि दोनों तरफ अगर आप देखिए तो एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है कि बागियों को मनाएं, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो पिता पुत्र जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है कि बागियों को मनाएं।
जी देखिए, ये दोनों तरफ से कवायद है। दोनों पार्टीज को जो है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों को ये इस चीज़ की एप्रीहेंशंस हैं कि बागी जो है उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये कोशिश है। बीजेपी जो है, बीजेपी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी हैट्रिक की कोशिश लगा रही है और बगावत जो है बीजेपी में जो है वो ज़्यादा नज़र आई थी जब जो है टिकटें जो हैं बीजेपी की तरफ से दी गई थी। तो उतने ही लार्जर उस पर जो है बीजेपी लीडरशिप की तरफ से कोशिश जो है की जा रही है। और इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही नहीं है जो इन्वॉल्व हैं बागियों को मनाने के लिए, यहाँ तक कि बिप्लब देब भी जो हैं बागियों को फोन कर रहे हैं कि वो जो है अपना नॉमिनेशन जो है विड्रॉ करें। तो पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी की जो है। और कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है खुद फोन कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो है बागियों के पास जा रहे हैं। तो दोनों खेमों की तरफ से बड़े पैमाने पर यह एक्सरसाइज जो है चलाई जा रही है आज। बिल्कुल सचिन, आपके पास हम लौटेंगे और भी आगे जानकारी लेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से रूठों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों ही खेमों की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का जो बड़ा बयान सामने आया उस पर बवाल मचा हुआ है। रवनीत बिट्टू ने दरअसल राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बता दिया। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े दुश्मन है, ये तक कह गए रवनीत बिट्टू। जांच एजेंसियों को राहुल पर नजर रखनी चाहिए। तो ये जो बयान रवनीत बिट्टू ने दिया है, इस पर कांग्रेस की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो रवनीत बिट्टू जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, सांसद रहे, और देखिए अब किस तरीके का उनका रुख नजर आ रहा है। राहुल गांधी जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि नंबर 1 आतंकी हैं। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहाँ जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और मैं क्या राहुल गांधी को कहूँ फिर? मैं तो ये बात पार्लियामेंट में सामने जब मेरे होंगे उस वक्त भी मैं ये बात कहूँगा। रवनीत बिट्टू का जो ये बयान सामने आया, इस पर अब कांग्रेस भी हमलावर है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग। उन्होंने कहा कि रवनीत बिट्टू को दिमाग के इलाज की जरूरत है। रवनीत बिट्टू को शर्म आनी चाहिए। रवनीत बिट्टू को कुछ नहीं आता था, यहां तक कहा राजा वडिंग ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ही 3 बार उन्हें एमपी बनाया था। तो रवनीत बिट्टू को दिमाग के इलाज की जरूरत है। कांग्रेस की बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया इस पर, चूंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को लेकर यह बातें रवनीत बिट्टू ने कही है। नंबर 1 आतंकवादी बता दिया गया राहुल गांधी को। तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा। अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। को लगता है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बोल के आपका बीजेपी में कद बढ़ रहा है, तो बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। तो उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फरजंद जो नए मंत्री को हारे हुए को बनाया है, इसको जरा बुद्धिमान लड़के को, मंद बुद्धि लड़के को जरा समझाने का काम करें। देखिए, इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्हें कांग्रेस से और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ दिन के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर भी रहे। तो तब उन्हें ये एहसास नहीं था, जो बात वो आज कह रहे हैं तब उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा मानना है, मैं कांग्रेस की लीडरशिप से कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए।
रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि रवनीत बिट्टू को बर्खास्त करें प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस की मांग है। बिट्टू को मंत्रिमंडल से निकाला जाए, ये कांग्रेस के नेताओं की मांग है। बात करने के लिए मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा में उपनेता हैं। जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्री बिट्टू के द्वारा किया गया, देश का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी को कहा है, क्या आप लोग इस पर सोचते हैं और क्या मांगते हैं? बहुत ही घटिया, सतही और मैं तो ये कहूँगा शर्म आती है कि भारत सरकार में मोदी जी आपके मंत्रिमंडल में ये मंत्री, क्या ये इसी तरह के आपने भर रखे हैं लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में? एक व्यक्ति जिसकी पिता, जिसकी दादी दोनों आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हुए हो, जिसने वो पीड़ा और दर्द झेला हो, उसे आतंकवादी कहते हुए शर्म नहीं आई? जुबान आपकी कैसे बोल गई है? क्या उस पीड़ा को आपने देखा नहीं था? और इसीलिए पंजाब की जनता ने आपको ठुकराया, हराया। पर मोदी जी को तो एक जयचंद चाहिए, भाजपा को तो एक जयचंद चाहिए जो जयचंदी भाषा इतना गिर के बोल सके, इसलिए आपको मंत्रिपरिषद में लिया गया। पर कभी आप देखेंगे आईना ना, तो आपको अपने पे शर्म आएगी कि जिस राहुल गांधी के पीछे आप घूमते थे, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप उसके बारे में ऐसी घटिया बात बोल रहे हो? क्या मांग करेंगे सर? और क्या चूंकि चुनाव है 2 राज्यों में, कांग्रेस इस इशू को उठाएगी, एक भावनात्मक लाभ लेने की कोशिश करेगी? मांग बहरहाल क्या करेंगे बिट्टू के इस बयान के बाद? मोदी जी बिट्टू को बर्खास्त करें मंत्रिपरिषद से और स्वयं इस बात के लिए माफी मांगे कि उनके मंत्रिमंडल में घटिया किस्म का इंसान था जिसने ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया। भूल गए वो दिन जब सरदार बेद सिंह के बाद कांग्रेस ने आपको संभाला था, आपको किसी तरीके से इस काबिल बनाया था कि आप संसद पहुंचे। और अभी एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। मैजिस्ट्रियल जांच में मुख्तार की मौत पर खुलासा। जांच पूरी होने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। बांदा जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है, जानते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय। देखिए, परिवार के लोग अखिलेश मुख्तार अंसारी की मौत के तत्काल बाद ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है। और इसी आरोपों पर आपने देखा था काफी हंगामा भी हुआ था और सरकार की ओर से इसकी मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी कराई गई थी और उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट अब आई है। उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, ना किसी प्रकार के जहर से। इसमें जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने इंक्वायरी की थी उन्होंने बहुत सारे लोगों के बयान लिए हैं, जिनमें डॉक्टर भी बयान में शामिल है। चूंकि पोस्टमार्टम का पैनल से किया गया था तो उन सभी के बयान भी लिए गए हैं और इसमें साफ तौर पर ये निकल के आया कि मुख्तार अंसारी की मौत पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि उसको जहर देकर मारा गया है, वैसा कुछ भी सत्य नहीं है, वो निराधार है। और मौत का जो असल कारण है वो हार्ट अटैक निकल के आया। जैसा पहले से ही पोस्टमार्टम के तत्काल बाद बात कही जा रही थी, वही बात मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी सामने आई है। ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, ये बात स्पष्ट है अब। और अब आपको जम्मू कश्मीर में आतंकी के एनकाउंटर का एक हैरत अंगेज वीडियो दिखाते हैं। आपने घाटी में आतंकियों के एनकाउंटर की कई खबरें सुनी होंगी। सुरक्षा बलों के पहरे, सर्च ऑपरेशन और गोलीबारी के कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वैसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। यह वीडियो बारामूला के पट्टन में शनिवार को हुए आतंकियों के एनकाउंटर का है। इस एनकाउंटर में भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। एबीपी न्यूज के पास उसी एनकाउंटर का यह एक्सक्लूसिव वीडियो है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से यह मुठभेड़ हुई है। जब गोलीबारी हो रही थी उस दौरान का यह वीडियो आपके सामने है। हमारे साथ आसिफ कुरैशी भी इस वक्त मौजूद हैं। ये वीडियो जो आसिफ हम दिखा रहे हैं इसमें ये चीजें नजर आ रही हैं, किस तरीके से आखिर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया।
बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो मुठभेड़ शनिवार को हुई थी उसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा से जुड़े हुए 3 मिलिटेंटों को मार गिराया था और बताया यही गया था कि सेब के बगीचे में एक बिल्डिंग में ये तीनों छुपे हुए थे। कॉर्डन हुआ तो कॉर्डन तोड़ने के लिए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और सेब के बगीचे में फैल गए। लेकिन इन तीनों में से एक मिलिटेंट जो था वो इस बिल्डिंग में था, जो कि एक स्कूल की बिल्डिंग है, और इसी के अंदर वो छुपा हुआ था और अंत तक सुरक्षा बलों पर फायरिंग करता रहा और आखिर में उसने एक कॉर्डन तोड़ने की कोशिश में एक प्रयास किया था। वो बिल्डिंग से बाहर आया, सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हुए भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन जो सुरक्षा बलों की तैनाती थी वो पूरे स्कूल के इर्द गिर्द थी, तो उसको तुरंत ही निशाना बनाया गया। और ये जो वीडियो है और इस वीडियो में देख पा रहे हैं हमारे दर्शक आसिफ की आतंकी भागता हुआ दिख रहा है और इस ड्रोन फुटेज के जरिए आप समझिए कि भारतीय सेना ने कैसे चंद मिनटों के अंदर आतंकी का सफाया किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।